नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 904 पेपर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। द्वितीय वर्ष वालों की शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास, ये आपकी विषय का नाम है। MPDLED द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर। तो आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है और इस पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं लिखने वाले। और ये पेपर होता है टोटल 70 नंबर का होता है। तो इसमें पास होने के लिए आपको 28 अंक लाने होते हैं। जब आप 28 अंक ले आओगे 70 में से, तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, यानी कि पास हो जाओगे। और ज़्यादा अंक लेके आओगे तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। और ज़्यादा अंक लाने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप बंटी क्लासेस के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो यहीं साथ में ही आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर मैं आपको नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं, आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। लास्ट ईयर है, ठीक है। तो नोट्स भी परचेस कर लें और इस क्लास को 2-3 बार देखें। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हम इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे पेपर आता है आपका, उसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे आज ही क्लास में। तो अवश्य आप इस क्लास को लाइक कर देना। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी जगह, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देख लेना, आगे और भी आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 15 नंबर के आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके 15 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 5-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये 5 5 5 यानी 15 हो जाएंगे। यानी कि 5 आपके आवाज़ सादा वाले आएंगे, 5 रिक्त स्थान वाले और 5 एक वाक्य वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम आवाज़ सादा वाले देखेंगे, MCQ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया था, तो कब आरंभ किया गया था ये आपको डेट बतानी। तो 1994 इसे आरंभ किया गया था, ठीक है। 1994 में। थोड़ी सी व्याख्या सहित और समझेंगे इसे, व्याख्या समझेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में लिखने के लिए पूछ लेगा, तो आपको पता रहेगा आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में DPE बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। भारत सरकार ने इसे 1994 में शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य था वो भी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। ऐसा आपसे पूछ लेता है तो भी आप लिख पाएंगे, ठीक है। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। भारत सरकार ने इसे 1994 में कब किया था? 1994 में शुरू किया था। तो इसके उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना इसका उद्देश्य, बच्चों की स्कूल में भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना इसका उद्देश्य, ठीक है। और उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी ज़िले में बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो इस कार्यक्रम के माध्यम से नए स्कूल खोलना, शिक्षक देना और पढ़ाई सुधारना किया गया। यानी कि मैं आपको बता दूं, मान लो ये ज़िले स्तर की बात है, यानी ज़िले स्तर की बात हो रही है। ज़िले में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूलों की कमी है अपने ज़िले में। तो वहाँ पे ज़िले में स्कूल व्यवस्था करना, स्कूल बनाना और शिक्षकों को वहाँ पे लगाना और पढ़ाई को सुधारना, ये सारे काम कौन करता है? ये सारे काम DPEP करता है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम करता है, ठीक है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में होता है ये सारी चीज़, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के पद बताए हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के कितने पद बताए, ये आपको लिखना है। तो उसने 5 पद बताए। हर्बर्ट ने कितने पद बनाए? 5 पद बताए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी व्याख्या सही समझेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ योजना के कितने चरण होते हैं या पद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला यानी कि तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या संबंध, और चौथा आपका सामान्यीकरण और 5वां अनुप्रयोग, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे। ये किसके चरण है? 5 चरण किसने बताए? ये हर्बर्ट ने बताए, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी देख सकते हैं आप। अगर शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है, पहले बच्चों से वर्षा के बारे में पूछेगा, यानी तैयारी
फिर चित्र से समझाएगा यानी प्रस्तुतिकरण करेगा, अन्य उदाहरण से तुलना करेगा, अपने नियम बताएगा, उसके बाद बच्चों से प्रश्न हल करवाएगा जी, अनुप्रयोग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपको बताना है। ठीक है, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन डॉक्टर एम.एस. पटेल ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. पटेल। तो थोड़ी इसकी व्याख्या सहित भी इसे समझेंगे। डॉक्टर एम.एस. पटेल के अनुसार प्रधानाध्यापक विद्यालय के अंदर शिक्षक, छात्र और बाहर यानी कि सरकार, समाज के प्रशासन के बीच जोड़ने वाली एक क्या है? एक कड़ी है। ठीक है, प्रधानाध्यापक स्कूल और सरकार के बीच की एक कड़ी है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। शिक्षक की समस्या प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग तक पहुँचाता है। ठीक है, शिक्षकों की जितनी भी समस्या होती है वो कौन पहुँचाता है? शिक्षा विभाग तक प्रधानाध्यापक। समाज की अपेक्षा प्रधानाध्यापक और विद्यालय। ठीक है, तो बीच की कड़ी कौन है? प्रधानाध्यापक। इसलिए प्रधानाध्यापक का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय स्त्रियों की साक्षरता की राष्ट्रीय दर है। 2011 की जनगणना के द्वारा बताना है तो 65.46%। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी व्याख्या सहित समझेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार यानी कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। ठीक है, उसके बाद पुरुष साक्षरता यानी कि 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है, उदाहरण सहित समझेंगे। यदि 100 महिलाओं में से लगभग 65 महिलाएं पढ़ लिख सकती हैं तो महिला साक्षरता दर कितनी हो जाती है? 65% मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इजी और सरल लैंग्वेज में लिखे गए हैं तो आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया था? तो 14 जुलाई 1964 में किया था। ठीक है, 14 जुलाई 1964 में किया था। व्याख्या देखेंगे। भारत सरकार ने कोटारी शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर डी.एस. कोटारी। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर डी.एस. कोटारी, कोटारी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, डेट भी पूछी गई है और इसके अध्यक्ष का नाम भी पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस आयोग का उद्देश्य देखेंगे, जो कोठारी शिक्षा आयोग तो इसके उद्देश्य भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तो उद्देश्य उदाहरण सहित इसे समझेंगे भी। जैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन और शिक्षा सुधार के सुझाव देना। ठीक है, तो आज जो 10+2 3 शिक्षा प्रणाली है उसका सुझाव भी इसी आयोग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये यहाँ पे आपके जो 5 नंबर के हमने जो क्वेश्चन आपको कराए वो MCQ कराए थे, अब रिक्त स्थान वाले देखेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान वाले 5 क्वेश्चन, 5 आपके एक वाक्य वाले यानी 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के खाली जगह प्रकार बताए थे। तो कितने प्रकार बताए थे? हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के कितने प्रकार बताए थे? तो 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो इसमें 4 आ जाएगा आपकी खाली जगह में। तो यहाँ पे थोड़ा और इसे समझेंगे व्याख्या सहित। हरग्रीव्स ने विद्यालय संस्कृति के 4 प्रकार बताए। जैसे व्याख्या समझेंगे यहाँ पे शिक्षाविद N.D. हरग्रीव्स ने विद्यालय की संस्कृति को 4 प्रकारों में बांटा था। तो कौन कौन से 4 प्रकार थे? पहला यानी व्यक्तिवादी संस्कृति, सहयोगात्मक संस्कृति, कृत्रिम सहयोग और विभाजित संस्कृति। ठीक है, ये 4 संस्कृति। और यदि किसी विद्यालय में सभी शिक्षक मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं तो वह सहयोगात्मक संस्कृति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से मंदित बालकों को शिक्षा देने के लिए खाली जगह शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए
कौन से शिक्षकों की आवश्यकता होती है? विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ये खाली जगह और पूरे वाक्य में आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक वाक्य में लिखने के लिए बोलता है मानसिक रूप से मंदित बालकों को या मंद बालकों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे व्याख्या सही समझेंगे, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो आप ये लिख सकते हैं मानसिक रूप से मंदित यानी कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सामान्य तरीके से पढ़ाना कठिन होता है, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक यानी स्पेशल टीचर चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को सीखने में बहुत समय लगता है तो विशेष शिक्षक चित्र, खेल और सरल गतिविधियों से उसे पढ़ाते हैं। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं, इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एफ मन यानी खाली जगह पद्धति के जनक है। एफ मन पद्धति के कौन जनक है भाई? प्रोजेक्ट। ठीक है, एफ मन प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। ठीक है, एम एन प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है। प्रोजेक्ट पूरा आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा वाक्य यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वाक्य में एफ मन ये प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। ठीक है, और व्याख्या देखेंगे। एफ मन को प्रोजेक्ट पद्धति का जनक माना जाता है। इस पद्धति में छात्र किसी कार्य या परियोजना को करके सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। यदि छात्रों को स्वच्छ विद्यालय विषय पर काम दिया जाए और वे पोस्टर बनाएं, सर्वे करें या रिपोर्ट तैयार करें तो यह प्रोजेक्ट पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, यानी सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस सन में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? जोमटियन थाईलैंड पे। ठीक है, पूरा वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं। एक वाक्य में पूछे तो सबके लिए शिक्षा विषय पर विश्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1990 में जोमटियन थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, व्याख्या भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उदाहरण सहित समझ सकते हैं। 1990 में थाईलैंड के जोमटियन शहर में एजुकेशन फॉर ऑल जोमटियन शहर में पर विश्व सम्मेलन हुआ था। इसका उद्देश्य था कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। इसका क्या उद्देश्य था? कि हर बच्चे को क्या मिले? शिक्षा मिले। ठीक है, तो इस सम्मेलन के बाद कई देशों ने प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराने की योजनाएं शुरू की थी। ठीक है, अब आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब पूरा वाक्य यहाँ पे भी देखें, एक वाक्य में भी एक वाक्य वाले क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर के यहाँ पे भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो और अच्छी तैयारी करनी है। सारी सब्जेक्ट के एक साथ नोट्स ले सकते हैं आप, ऑल सब्जेक्ट एक साथ लेके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो नंबर नोट कर लेंगे 72 40 28 72 81। ये व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप ऑल सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए और क्लासेस भी देखिए, अच्छा रहेगा। क्लासेस आने में टाइम लगता है, तब तक आप ऑल सब्जेक्ट नोट्स पढ़ सकते हैं, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और एग्ज़ाम नज़दीक है आपके, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं नोट्स लेके। ठीक है, तो नोट्स आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कितने भागों में विभाजित है? तो कितने भागों में विभाजित है? ये 12 भागों में विभाजित है। ठीक है, 12 भागों में विभाजित है। यहाँ पे पूरा वाक्य भी आप देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। व्याख्या भी देखें। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 भी बोलते हैं, इसे 12 भागों में बांटा गया था, जिनमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे उदाहरण सहित आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इन भागों में शामिल विषय प्राथमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वयस्क शिक्षा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं, 2-2 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो SCERT के 3 कार्य लिखिए। SCERT के 3 कार्य आपको लिखने हैं, तो इसकी फुल फॉर्म देखें। सबसे पहले SCERT क्या होती है? स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म देख लें।
स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो राज्य स्तर की संस्था होती है जो स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करती है। ठीक है, RCET क्या होती है? राज्य स्तर की संस्था है जो स्कूल शिक्षा को क्या करती है? बेहतर बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य कार्य हैं वो यहाँ पे देखेंगे। SCERT के मुख्य कार्य, पहला कार्य देखें पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। SCERT राज्य के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है और किताबों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, पहला उद्देश्य उदाहरण से समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे किसी राज्य में कक्षा 1 से 12 तक जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके पाठ्यक्रम बनाने में SCERT का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? SCERT की। दूसरा देखें इसका कार्य, दूसरा कार्य यहाँ पे देखेंगे शिक्षकों की प्रशिक्षण देना। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना यानी SCERT समय समय पर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे नई शिक्षण विधियाँ सीख सकें। अगर नई शिक्षण नीति या नई तकनीक जैसे स्मार्ट क्लास आती है तो SCERT शिक्षकों को उसका प्रशिक्षण देता है। ठीक है, तीसरा कार्य देखेंगे तीसरा कार्य हो जाएगा आपका शिक्षा में शोध और सुधार करना। ठीक है, शिक्षा में शोध और सुधार करना यानी कि SCERT शिक्षा से जुड़े विषयों पर शोध करता है और शिक्षा को बेहतर बनाने में सुझाव देता है। ठीक है, अगर किसी राज्य में शिक्षा बच्चों की पढ़ाई कमज़ोर है तो SCERT अध्ययन करके सुधार के उपाय सुझाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चन को पहले समझना है फिर अच्छे से आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही अंक का आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा लिखोगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं पेपर में, एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, तो उच्च प्रभावशीलता वाले विद्यालयों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उच्च प्रभावशीलता वाले विद्यालयों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उच्च प्रभावशीलता वाला विद्यालय वह होता है जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होती है और विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक है, पहचान के मुख्य आधार यहाँ पे आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों का अच्छा परिणाम यानी ऐसे विद्यालयों में छात्रों के परीक्षा परिणाम अच्छे होते हैं और वे पढ़ाई में आगे रहते हैं। उदाहरण देखें, अगर किसी स्कूल के अधिकतर छात्र परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं तो वह प्रभावी विद्यालय माना जाता है। ठीक है, योग्य और मेहनती शिक्षक यानी ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं और छात्रों को अच्छी तरह समझाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। शिक्षक केवल किताब से नहीं पढ़ाते बल्कि चित्र, मॉडल और गतिविधियों से भी समझाते हैं। तीसरा देखें, अच्छा अनुशासन और वातावरण। विद्यालय में साफ सफाई, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण होता है। छात्र समय पर स्कूल आते हैं, नियमों का पालन करते हैं और पढ़ाई में रुचि लेते हैं। ठीक है, चौथा देखें, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी कि विद्यालय में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी होती हैं जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद, विज्ञान प्रदर्शनी आदि सारी प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उपाय बताने। आपको शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उपाय आपको लिखने हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह होती है जिससे छात्रों का ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास अच्छी तरह हो। ठीक है, अच्छी तरह होता है। तो इसके शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के जो उपाय हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय यानी अच्छे और प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए यानी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उदाहरण पे देख सकते हैं, यदि शिक्षक स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर से पढ़ाएं तो बच्चे जल्दी समझते हैं। दूसरा उपाय देखेंगे, आधुनिक शिक्षण सामग्री का उपयोग यानी चार्ट, मॉडल, प्रयोगशाला, कंप्यूटर आदि का उपयोग करना चाहिए। विज्ञान पढ़ाते समय
केवल समझाने के बजाय प्रयोग करके भी दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे जल्दी सीखेंगे, समझेंगे। तीसरा उपाय, छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई ऐसी जो जिसमें छात्र सक्रिय रहें, सक्रिय रूप से क्या लें, भाग लें। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं समूह चर्चा, प्रोजेक्ट, कार्य और गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। चौथा उपाय देखेंगे, अच्छा विद्यालय वातावरण, यानी विद्यालय में साफ सफाई, अनुशासन और प्रेरणादायक वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में पुस्तकालय, खेल मैदान और प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रशासनिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है। प्रशासनिक नेतृत्व का क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हुए आपको उसी हिसाब से आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ है किसी संस्था या संगठन को सही दिशा में चलाने के लिए लोगों को मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना और कार्यों का उचित संचालन करना। व्याख्या देखें, प्रशासनिक नेता वह व्यक्ति होता है जो योजना बनाता है, कार्य का विभाजन करता है और सबको मिलकर काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उदाहरण सहित देखेंगे। यहाँ पे विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रशासनिक नेता होता है। विद्यालय में प्रधानाचार्य कौन होता है, प्रशासनिक नेता होता है। वह शिक्षकों को दिशा देता है, स्कूल की गतिविधियों का संचालन करता है और विद्यालय को सही तरीके से चलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप क्या समझते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है कि आप क्या समझ रहे हैं इस योजना से। तो यहाँ पे इसकी समझेंगे इसको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बेटियों को बचाना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसमें और भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे उसी हिसाब से आपको आंसर देना है उतने ही शब्दों में। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज में बेटियों का समाज का अधिकार दिलाना। ठीक है, समान अधिकार दिलाना। उदाहरण देखेंगे, सरकार लोगों को जागरूक करती है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह स्कूल भेजा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण में शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण में शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां यहाँ देखेंगे। मुख्य चुनौतियों की बात करेंगे। नई तकनीक का ज्ञान, पहली चुनौती आती है नई तकनीक का ज्ञान, यानी शिक्षकों को कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है। ऑनलाइन कक्षाएं लेने के लिए शिक्षक को तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखें, शिक्षक की गुणवत्ता बनाए रखना, यानी वैश्वीकरण के समय शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार बनाए रखना एक चुनौती है। छात्रों को ऐसी शिक्षा देना जिसमें वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती देखें, बदलते पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण, यानी कि शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम और नई शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना जरूरी हो गया है। उदाहरण देखें, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को नई पद्धतियां सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। तो समावेशी शिक्षा की आपको क्या लिखनी है, विशेषताएं लिखनी है। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में समान रूप से शिक्षा दी जाए, चाहे वे सामान्य हो या दिव्यांग, यानी सभी बच्चों को क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक ही साथ सभी बच्चों को एक ही टीचर शिक्षा दे, तो वो क्या है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है वो देखेंगे यहाँ पे। समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता है, तो पहली विशेषता है सभी बच्चों के लिए समान अवसर, यानी कि हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार दिया जाता है। दिव्यांग बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता भेदभाव का अभाव, यानी जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। गरीब और अमीर दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है,
तीसरी विशेषता सहयोगात्मक वातावरण, यानी विद्यालय में ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे कि उदाहरण समझें, यदि किसी बच्चे को लिखने में कठिनाई है तो शिक्षक और सहपाठी उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाइए। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुस्तरीय शिक्षण की योजना बनाइए। तो आपको योजना बनानी, तो बहुस्तरीय शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहुस्तरीय शिक्षण क्या है? बहुस्तरीय शिक्षण वह व्यवस्था है जिसमें एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो जैसे इसकी योजना बनाते हैं, तो योजना कैसे, उदाहरण से समझेंगे योजना को। कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटना, हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य देना, शिक्षक अलग अलग समूहों को मार्गदर्शन देना और गतिविधि आधारित शिक्षण करना। ठीक है। यदि एक कक्षा में कक्षा 3 और कक्षा 4 के बच्चों को साथ पढ़ाते हैं तो शिक्षक दोनों स्तर के अनुसार अलग अलग कार्य देता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो परिवर्तन प्रबंधन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वो देखें यहाँ पे। तो पहला गठन है परिवर्तन प्रबंधन का, परिवर्तन की आवश्यकता पहचानना। सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि परिवर्तन क्यों आवश्यक है। यदि विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कम है तो सुधार के लिए परिवर्तन करना आवश्यक है। ठीक है। दूसरा आपका योजना बनाना, यानी परिवर्तन लागू करने के लिए सही योजना बनाना आवश्यक है। जैसे विद्यालय में स्मार्ट क्लास शुरू करने की योजना बनाना। ठीक है। तीसरा देखें संसाधनों की व्यवस्था, यानी परिवर्तन के लिए आवश्यक साधन और संसाधन उपलब्ध कराना, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और इंटरनेट की व्यवस्था करना। सहयोग प्राप्त करना, यानी परिवर्तन को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को नई योजनाएं के बारे में समझाना। ठीक है। पांचवा देखें मूल्यांकन करना, यानी परिवर्तन लागू होने के बाद उसके परिणामों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। देखना कि नई शिक्षण विधि से छात्रों की पढ़ाई में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। मूल्यांकन के बिना नहीं पता चलेगा, मूल्यांकन से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सफल परिवर्तन की रणनीतियाँ लिखिए। सफल परिवर्तन की आपको क्या लिखनी है, रणनीतियाँ लिखनी है। तो सफल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर देने से पहले, उसके बाद आप पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है। तो सफल परिवर्तन के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। तो भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप एक बार नोट्स और परचेस कर लें, नोट्स पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर नोट करें सभी स्टूडेंट 72 40 28 72 81। नोट्स को पढ़ें, क्लास को देखें। ठीक है। नोट्स पढ़ लें, ऑल सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएंगी, तो नोट्स ज़रूर खरीद लें। कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। टाइम भी कम है तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप नोट्स से पढ़ें। ठीक है। सारे बच्चे नोट्स से ही पढ़ते हैं, हर साल नोट्स पढ़कर ही पास होते हैं। तो पहली रणनीति कौन सी रहेगी सफल परिवर्तन की, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, यानी परिवर्तन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, तो कैसे बढ़ेगी इस पे काम करेंगे। एकदम लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि हमें विद्यालय के अंदर छात्रों की क्या बढ़ानी, उस उपस्थिति बढ़ानी, तो उसी पे काम करेंगे, उसी पे परिवर्तन के करेंगे। ठीक है। स्पष्ट उद्देश्य के साथ। और दूसरा सही योजना बनाना। सही योजना बनाना यानी परिवर्तन को लागू करने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए, यानी कि डिजिटल शिक्षा लागू करने की योजना बनाना। ठीक है। तीसरा देखें सभी का सहयोग प्राप्त करना, यानी परिवर्तन को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है, यानी शिक्षकों और कर्मचारियों को नई योजना में शामिल करना चाहिए। ठीक है। चौथा प्रशिक्षण देना, यानी कि नई प्रणाली को अपनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, यानी शिक्षकों को कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का प्रशिक्षण देना। पांचवा देखें निरंतर मूल्यांकन और सुधार, यानी परिवर्तन के बाद समय समय पर
उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। यदि नई पद्धति से परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व के कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहले अर्थ जानेंगे कि शैक्षिक नेतृत्व होता क्या है, फिर उसके कार्य देखेंगे। ठीक है, तो शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ है विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सुधारने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझे, जो शैक्षिक नेतृत्व है उसका अर्थ होता है विद्यालय में जो शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की जो विद्यालय उसके अंदर शिक्षा को अच्छे तरीके से काम करते हैं, उस पर अच्छे से बेहतर बनाने के लिए कि बच्चे उसे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। तो उसके लिए क्या करना होता है, शिक्षकों और विद्यार्थियों को सही दिशा यानी कि मार्गदर्शन देना होता है, ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझा सकें और बच्चे आसानी से अच्छे से पढ़ सकें। तो शैक्षिक नेतृत्व विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में क्या करता है, सुधार करता है और उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके जो मुख्य कार्य है वो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के माध्यम से। शैक्षिक नेतृत्व के मुख्य कार्य विद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना, शिक्षकों को नई शिक्षण विधियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करना ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझा सकें, पाठ्यक्रम को सही ढंग से लागू करवाना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। 5वां, विद्यालय में अनुशासन और अच्छा वातावरण बनाए रखना। ठीक है, तो उदाहरण देखें। प्रधानाचार्य शिक्षकों को नई तकनीक से पढ़ाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है और समय समय पर प्रशिक्षण भी करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टीम नेता के प्रभावी गुण लिखिए। एक टीम नेता के प्रभावी गुण लिखिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, टीम नेता होता है, एक टीम नेता के आपको गुण बताने के उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं प्रभावी नेता के। ठीक है, चलिए एक टीम नेता के गुण देखते हैं। एक अच्छा टीम नेता वह होता है जो अपनी टीम को सही दिशा में ले जाकर लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, टीम नेता के प्रभावी गुण यहाँ पे देखेंगे। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए एक टीम नेता में, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, टीम के सदस्यों को प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी और अनुशासन का पालन करना। ठीक है, तो विद्यालय में प्रधानाचार्य शिक्षकों की टीम का नेतृत्व करते हैं और सभी को मिलकर काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, जो भी हम करा रहे हैं आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट करा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी के उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी के आपको उद्देश्य लिखने हैं। आरटी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम। ठीक है, और तो आरटी के उद्देश्य यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है। शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना, स्कूल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, बाल श्रम को कम करना और बच्चों में स्कूल जोड़ना है। ठीक है, बच्चों को स्कूल से जोड़ना है, शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई बच्चा आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसे इस अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय संस्कृति के निर्माण में वार्षिकोत्सव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो विद्यालय की संस्कृति निर्माण में वार्षिक उत्सव की भूमिका का क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं वार्षिक उत्सव की भूमिका क्या रहती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है जो विद्यालय की संस्कृति और वातावरण को क्या करता है, मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे वार्षिक उत्सव की भूमिका। वार्षिक उत्सव की भूमिका यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित करना है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना है, विद्यालय में सहयोग और एकता की भावना बढ़ाना होता है, छात्र शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संबंध मजबूत
करना होता है, ठीक है। तो और इसे समझेंगे, इसको उदाहरण से समझाएं। जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी उदाहरण देखें यहाँ वार्षिक उत्सव में नृत्य, नाटक, भाषण और गीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन करना है। प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्य कौन से हैं और दायित्व कौन से, इनका वर्णन करना है, ठीक है। उत्तर देखेंगे इसका। प्रधानाध्यापक विद्यालय की मुख्य प्रशासक होता है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का क्या होता है, मुख्य प्रशासक होता है और विद्यालय के सभी कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन आपने समझा था कि प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों का वर्णन करना है। तो प्रधानाध्यापक विद्यालय का मुख्य प्रशासक होता है और विद्यालय के सभी कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक के मुख्य कर्तव्य देखेंगे सबसे पहले। तो मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं, थोड़ा पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। विद्यालय का प्रशासन और प्रबंधन करना कौन करता है, प्रधानाध्यापक। शिक्षकों को मार्गदर्शन देना और उनके कार्यों का निरीक्षण करना कौन करता है, प्रधानाध्यापक। विद्यालयों के अनुशासन और विकास पर ध्यान देना, विद्यालय में अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाए रखना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, किसके कर्तव्य होते हैं, ये मुख्य कर्तव्य किसके, प्रधानाध्यापक के, ठीक है। अभिभावकों और समाज से संपर्क बनाए रखने का कार्य कौन करता है, प्रधानाध्यापक करता है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करके छात्रों की प्रगति पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको समझना है, नोट्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। संगठनात्मक व्यवहार के सिद्धांत का क्या करना, उल्लेख करना है। यानी संगठनात्मक व्यवहार का अर्थ है किसी संस्था में कार्य करने वाले लोगों के व्यवहार और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करना है, ठीक है। सहयोग का सिद्धांत यानी सभी को मिलकर काम करना चाहिए। संचार का सिद्धांत यानी स्पष्ट और प्रभावी संवाद होना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत यानी कि लोगों का अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। नेतृत्व का सिद्धांत यानी कि संगठन में सही नेतृत्व होना चाहिए। सहभागिता का सिद्धांत यानी सभी को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रबंधक के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक प्रबंधन के रूप में आपको क्या करना है, शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है, ठीक है। तो शिक्षक केवल पढ़ाने वाला ही नहीं होता है बल्कि वह कक्षा का प्रबंधक भी होता है। वह कक्षा को व्यवस्थित रखता है और छात्रों के सीखने के लिए क्या कहता है, अनुकूल वातावरण बनाता है। तो ये कौन है, शिक्षक, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका देखेंगे पॉइंट के माध्यम से। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना कौन अनुशासन बनाता है, शिक्षक बनाता है। पाठ्य योजना बनाकर पढ़ाना, छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना, कक्षा में समूह गतिविधियां और सहभागिता बढ़ाना, ये सारे काम कौन करता है, शिक्षक करता है, ठीक है। शिक्षक वह समूह चर्चा और प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से छात्रों को सक्रिय रूप से पढ़ाई में शामिल करता है, ठीक है। उदाहरण भी देखें, नोट्स आप पढ़ें, सारे क्वेश्चन नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखें, शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित और कुशल बनाना है ताकि वे छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें। तो शिक्षक शिक्षा का महत्व यहाँ पे देखेंगे। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियाँ सिखाना, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, आधुनिक तकनीक का उपयोग सिखाना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझाना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, उदाहरण भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं।
आपने अभी इस क्लास को लाइक नहीं किया है, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, कम से कम लाइक करो क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए, ठीक है। तो यदि शिक्षक को डिजिटल शिक्षा का प्रशिक्षण मिलता है तो वह छात्रों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के साधन के रूप में समाज की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो समाज की क्या भूमिका है, उसकी क्या करनी है, विवेचना करनी है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो समाज शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाज है वो शिक्षा का क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति समाज में रहकर ही ज्ञान, मूल्य और व्यवहार सीखता है। समाज शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। समाज क्या करता है, शिक्षा की विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो समाज की भूमिका यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से ही देखेंगे, ठीक है। समाज बच्चों को नैतिक और सामाजिक मूल्य सिखाता है। समाज विद्यालयों की स्थापना और विकास में सहायता करता है। समाज बच्चों के व्यक्तित्व और व्यवहार को प्रभावित करता है। समाज शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। समाज शिक्षा के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो उदाहरण देखें यहाँ पे, यदि समाज शिक्षा को महत्व देता है तो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय के प्रमुख कार्यों का आपको वर्णन करना है कि प्रमुख कार्य कौन कौन से विद्यालय के, यानी विद्यालय के ऐसा संस्थान है जहां छात्रों को ज्ञान, कौशल और संस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय के मुख्य कार्य यहाँ पे देखेंगे हम, मुख्य कार्य कौन कौन से पॉइंट के माध्यम से ही देखेंगे। तो छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, विद्यालय में ही तो मिलती है शिक्षा। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना कौन करता है, विद्यालय करता है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। ये सारे बहुत ही सरल और इजी पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप नोट्स परचेज कर लो, ठीक है। छात्रों को समाज के योग्य नागरिक बनाना, विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। तो आप नोट्स परचेस कर लो, मैं नोट्स के लिए नंबर नोट करा देता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो, इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी एक ही बार में, ठीक है। तो नंबर नोट करें 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जिन्हें आप कम समय में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। लास्ट ईयर है तो अच्छा ही करें, आप अच्छी परसेंटेज बनाएं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विद्यालय को प्रभावित करने वाले शैक्षिक नीतियों का वर्णन करना है, ठीक है। विद्यालय को प्रभावित करने वाली शैक्षिक नीतियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, शैक्षिक नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई जाती हैं ताकि शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके। यह नीतियाँ विद्यालयों की कार्य प्रणाली और शिक्षा की गुणवत्ता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो प्रमुख शैक्षिक नीतियाँ कौन कौन सी यहाँ पे आप देखेंगे। प्रमुख शैक्षिक नीतियाँ, पहली जो नीति आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे NEP बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करती है, शिक्षा प्रणाली में सुधार और आधुनिक शिक्षा को क्या देती है, बढ़ावा देती है। उसके बाद आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। उसके बाद आपका मिड डे मील योजना आती है, जो छात्रों को पौष्टिक भोजन देकर स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने का क्या करती है, प्रयास करती है। फिर उसके बाद समग्र शिक्षा अभियान, जो कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को सुधारने के लिए लागू की गई योजना है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण देख सकते हैं, मिड डे मील योजना के कारण कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लग जाते हैं। जैसे कि उसमें मिड डे मील में क्या होता है, दोपहर का भोजन होता है वो फ्री मिलता है, ठीक है, मुफ्त में मिलता है। तो बच्चे जो, जिन गरीब बच्चे जो खाने की समस्या रहती है, तो वो खाने के चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए, तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं हम टिप्पणी कैसे लिखनी होती है। केंद्रीय विद्यालय पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय पर, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय की टिप्पणी देखें। केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय है। इनका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है। यह विद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के
अंतर्गत संचालित होते हैं, इनमें CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं इनमें कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है? CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है, इसमें समान पाठ्यक्रम, आधुनिक सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, दूसरा आपका बोलते हैं, दूसरी टिप्पणी लिखनी है आपको नवोदय विद्यालय पे। तो नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए स्थापित किए गए इन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहा जाता है। तो इसकी विशेषता भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रामीण छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा रहती है। आवासीय विद्यालय उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। इसमें उदाहरण से समझ सकते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावशाली छात्र परीक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालय में क्या लेते हैं? प्रवेश प्राप्त करते हैं और उसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उच्च सुविधाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या आशय है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या आशय है? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु प्रमुख उपाय लिखिए। तो आपको प्रमुख उपाय लिखने हैं। तो गुणवत्ता शिक्षा का अर्थ समझेंगे सबसे पहले तो कि गुणवत्ता शिक्षा होती क्या है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह शिक्षा है जिससे विद्यार्थियों का ज्ञान, कौशल, सोचने की क्षमता, नैतिक और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इसमें केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के लिए आवश्यक कौशल भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? गुणवत्ता शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। उदाहरण सहित आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा, खेल, नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको देखना है, इनको पढ़ना है। ठीक है, तो प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए अच्छा पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों के जीवन और समाज से जुड़ा हो। आधुनिक शिक्षण विधियाँ, यानी पढ़ाने में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक तकनीकों का क्या होना चाहिए? उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उचित विद्यालय सुविधाएं, यानी स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। विद्यालय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से क्या लें? भाग ले सकें। नियमित मूल्यांकन, यानी कि छात्रों की प्रगति का समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको आराम से करने हैं। नोट्स भी परचेज कर लो भाई, नोट्स ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य योजना के महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। पाठ्य योजना के महत्व एवं आवश्यकता को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। यानी पाठ्य योजना का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि पाठ्य योजना होती क्या है, फिर उसके महत्व और आवश्यकता की बात करेंगे। तो पाठ्य योजना वह योजना है जिसे शिक्षक किसी विषय को पढ़ाने से पहले तैयार करता है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना समय लगेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें तय की जाती हैं? पाठ्य योजना में की जाती हैं। तो पाठ्य योजना का महत्व और आवश्यकता आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के माध्यम से। यानी शिक्षण कार्य को व्यवस्थित बनाती, कैसे पाठ्य योजना से पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से होती है। समय का सही उपयोग, कैसे शिक्षक समय के अनुसार विषय को पूरा कर पाता है। तीसरा, पढ़ाई को क्या बनाती है? प्रभावी बनाती है, यानी छात्र विषय को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें, शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है, यानी पहले से तैयारी होने से शिक्षक को पढ़ाने में क्या मिलती है? आसानी होती है। पांचवा पॉइंट देखें, छात्रों की रुचि बढ़ती है, कैसे अच्छे उदाहरण और गतिविधियों से पढ़ाई रोचक बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रमुख आवश्यकताओं का क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, तो शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ जानेंगे सबसे पहले। शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।
इसमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब उदाहरण भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गरीब और अमीर दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का कैसा अवसर मिलना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। यानी शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रमुख आवश्यकता यहाँ पे देख सकते हैं आप। सभी के लिए शिक्षा की सुविधा, यानी कि हर गांव, हर शहर विद्यालय होने चाहिए। ठीक है, गांव और शहर में क्या होने चाहिए? विद्यालय होने चाहिए। दूसरा, निःशुल्क शिक्षा, यानी गरीब बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। तीसरा देखा, छात्रवृत्ति सहायता, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि बालिकाओं के लिए विशेष योजना चलाई जानी चाहिए ताकि वो पढ़ सकें। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखें आप, विशेष जागरूक वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, यानी कि विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए व्यवस्था, यानी दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षा सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? योजना के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको बताना है कि आप क्या जानते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों की शिक्षा प्रदान करना है। यह विद्यालय अधिकतर आवासीय यानी हॉस्टल सहित होते हैं। ठीक है, वहीं पर रहने, खाने पीने की व्यवस्था भी रहती है। तो यहाँ पे योजना के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे देखेंगे, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा देना है, स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को फिर से शिक्षा देना है, यानी जो बच्चियाँ ड्रॉप कर चुकी हैं, स्कूल को बंद कर चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, तो उनको फिर से शिक्षा से जोड़ना होता है इसका उद्देश्य। लड़कियों को सुरक्षित और अच्छा शिक्षण वातावरण देना है। समाज में लड़कियों की स्थिति को क्या करना है? मजबूत बनाना है। ठीक है, उदाहरण सहित आप यहाँ पे देखेंगे, जो लड़कियाँ गरीबी या दूरी के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं, वे कस्तूरबा गांधी विद्यालय में रहकर पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना जो महत्व है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इस बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन ऑन नहीं रखा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन रखें और क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, और MPDL ऑल सब्जेक्ट नोट्स परचेस करने के लिए आपको नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट एक साथ, उन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय समुदाय के जीवन का प्रतिबिंब है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जॉन डीवी ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर जॉन डीवी हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हुए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या से समझेंगे आप, व्याख्या रहित समझेंगे। तो व्याख्या समझेंगे कि जॉन डीवी एक प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक थे। उनका मानना था कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। विद्यालय में वही गतिविधियाँ, मूल्य और व्यवहार सीखने को मिलता है जो समाज में होता है। ठीक है, क्लियर? आप ऐसे ही आपको समझना है, उदाहरण से ही समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे विद्यालय में अनुशासन, सहयोग, समूह में कार्य करना, ये सब समाज में भी काम आते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रबंध संबंधी विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रबंध संबंधी विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? वित्तीय संगठन हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय संगठन कैसे है? तो उदाहरण से समझेंगे, विद्यालय का सही संचालन करने के लिए धन का सही प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उदाहरण से देखें, यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे, भवन निर्माण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, तो ये सब वित्तीय व्यवस्था से ही संभव होते हैं। ठीक है, भवन निर्माण में पैसा लगेगा, पुस्तकालय के लिए पैसा, प्रयोगशाला के लिए पैसा, शिक्षण सामग्री के लिए भी धन की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रशासनिक नेतृत्व से आशय। प्रशासनिक नेतृत्व यानी कि विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन। ठीक है, विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन। थोड़ा व्याख्या समझेंगे इसकी।
प्रशासनिक नेतृत्व का मतलब है विद्यालय को सही दिशा में संचालित करना और उसका अच्छा प्रबंधन करना। जिसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है इसमें? शिक्षकों का मार्गदर्शन, विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यालय के नियमों का पालन। तो जब प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य विद्यालय को सही ढंग से चलाते हैं तो उसे प्रशासनिक नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? प्रधानाचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस धारा में सभी के शैक्षिक अधिकारों का सुनिश्चित किया गया है? सभी के शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान की धारा बताएं तो धारा 46 में किया गया है। ठीक है, धारा 46, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य समाज के कमज़ोर वर्ग यानी SC ST और पिछड़े वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों का बढ़ावा देगा। ठीक है, आर्थिक हितों को क्या देगा? बढ़ावा देगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क शिक्षा, आरक्षण वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा एवं स्वस्थ प्राणी होना आवश्यक है, ये किसने कहा था? आपको बताना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा एवं स्वस्थ प्राणी होना आवश्यक है। तो ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या सही समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो व्याख्या भी समझ लें आप इसकी। हर्बर्ट स्पेंसर का मानना था कि स्वास्थ्य ही जीवन की सफलता का आधार है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति पढ़ाई, काम और जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, क्लियर? आपका स्वास्थ्य सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो आप हमारी क्लास भी नहीं देख पाओगे, ना बिल्कुल पढ़ाई कर पाओगे। तो स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा करता है। ठीक है, स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाई को क्या करता है? अच्छा करता है। बीमार रहने वाला विद्यार्थी ध्यान नहीं लगा पाता है। ठीक है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको एक दो बार ही पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स के लिए मैं नंबर नोट करा देता हूँ आपको, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें, नोट्स परचेस कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लें। एक या दो बार आप पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 नंबर में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के। तो यहाँ पे समझाएंगे, व्याख्या से समझाएंगे। किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। व्याख्या समझेंगे, उदाहरण भी समझेंगे। तो भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, औपचारिक होता है और वह राज्य सरकार के कार्यों की क्या करता है? देखरेख करता है। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे कैसे। मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। मध्य प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की सभी महत्वपूर्ण सरकारी प्रक्रिया राज्यपाल के नाम से होती हैं। ठीक है, संबंधित पद गवर्नर ऑफ एन इंडिया स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट महोदय ने पाठ्य योजना के पद बताएं, तो कितने पद बताएं? 5 पद बताएं। ठीक है, 5 पद। प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक ने पाठ्य योजना के 5 चरण या 5 पद बताएं। ये हम पिछली क्लास में भी करा चुके हैं, आपको रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे अगर शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है तो पहले विषय की तैयारी कराएगा, फिर समझाएगा, तुलना कराएगा, नियम बनाएगा और अंत में अभ्यास कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? प्रधानाचार्य कहते हैं। व्याख्या समझेंगे। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल विद्यालय के अंदर और बाहर के प्रशासन के बीच संपर्क का काम करता है। आंतरिक प्रशासन यानी शिक्षक, छात्र, विद्यालय स्टाफ आदि ये आंतरिक प्रशासन होते हैं। बाह्य प्रशासन में शिक्षा विभाग, सरकार आदि, समाज, ये आती है सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए प्रधानाचार्य दोनों के बीच की एक कड़ियल लिंक होता है। ठीक है, अगर सरकार का कोई नया शिक्षा नियम लागू करता है तो प्रधानाचार्य जैसे विद्यालय में लागू करवाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम सन किस सन में लागू किया गया था? तो 1959 में लागू किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम सन 1959 में लागू किया गया था। थोड़ा यहाँ पे व्याख्या सहित समझेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए जन शिक्षा अधिनियम 1959 लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का विस्तार, विद्यालयों का संचालन, शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। ठीक है, उदाहरण सहित समझेंगे। कानून, इस कानून के बाद कई नई विद्यालय खोले गए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग गठन कब किया था? 1882 में किया था। ठीक है, 1882 में। व्याख्या देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए सारे क्वेश्चन, बस आप पढ़िए, एक दो बार आराम से सुनिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और नोट्स भी परचेस कर लेंगे तो कहना ही क्या है, नोट्स को आप एक दो बार पढ़ेंगे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सन 1882 में भारत सरकार ने इंडिया एजुकेशन कमीशन 1882 का गठन किया था। इस आयोग को विलियम हंटर के नेतृत्व में बनाया गया था, इसलिए इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, हंटर आयोग भी कहते हैं इसे। इसका उद्देश्य था भारत में शिक्षा व्यवस्था की जांच करना, प्राथमिक शिक्षा का सुधार करना। ठीक है, इस आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। क्लियर, बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखे गए सारे क्वेश्चन है। नो टेंशन रहिए, आप नोट्स पढ़िए, आराम से मस्त रहिए। ठीक है, अच्छे से लिख के आइए, बस पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो लिख के आना है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब आपके एक वाक्य वाले प्रश्न देखेंगे। अभी हमने सबसे पहले MCQ देखे थे आवाज सादा वाले, उसके बाद रिक्त स्थान वाले देखे थे। अब हम देखेंगे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक स्कूलों में किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक स्कूलों में सभी बच्चों को पता है, सब बच्चे पढ़ के 1 से 5 तक की शिक्षा दी जाती है प्राथमिक स्कूलों में। जैसे उदाहरण सहित समझे, कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो कक्षा 8वीं तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता है? तो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद शिक्षण उद्देश्य होता है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य होता है। व्याख्या समझें, क्यों, कैसे? तो शिक्षण उद्देश्य से यह पता चलता है कि शिक्षक छात्रों को क्या सिखाना चाहता है। यदि वो शिक्षक जल चक्र पढ़ा रहा है तो उद्देश्य होगा कि छात्र जल चक्र को समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में गठन होने वाली समिति को क्या कहते हैं? विद्यालय में गठन होने वाली समिति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो विद्यालय में बनने वाली जो समिति है उसे विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि SMC भी कहा जाता है। ठीक है, SMC भी कहता है, क्या SMC कहा जाता है, सॉरी। नेक्स्ट, इसका उदाहरण व्याख्या समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या और समझ लो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल के विकास और संचालन में क्या करती है? मदद करती है। इसी समिति में क्या है? समिति में देखेंगे शिक्षक, अभिभावक, समाज के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो संबंधित संस्था देख सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये इसकी संबंधित संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्लास को लाइक करो, और आप लोग लाइक कम करते हैं। लाइक करने में क्या जाता है, बटन लाइक वाला दबा दो, आपके सामने ही है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए तो मेहनत कर रहे ताकि आपका एग्जाम अच्छा चला जाए। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं कम से कम वो अच्छे से पढ़े, इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 2007 में हुआ था। ठीक है, व्याख्या सहित समझेंगे, अच्छे से जल्दी समझ में आएगी, उदाहरण भी देखेंगे। तो यह योजना बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना। सरकार इस योजना के तहत लड़की की पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता देती थी। योजना लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये आपकी योजना है। बस आप ऐसे लिखिए, कुछ अपने बना के भी लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम मत छापिए, बनाइए अपनी मर्जी से सारे क्वेश्चनों के आंसर। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, नंबर मिलेगा अच्छे से। ठीक है, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर बनाना और उससे रिलेटेड पढ़ा हो आपने, तभी बना पाएंगे। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होना। ठीक है,
तो NCERT का पूरा नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। NCERT का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद होता है, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग। तो यह संस्था भारत में शिक्षा से जुड़ी किताबें, पाठ्यक्रम और शोध कार्य तैयार करती हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT होता है, एक RCRT होता है, ठीक है, वो स्टेट होता है, SCERT होता है स्टेट वाला। तो यहाँ पे अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। तो भाई क्लास को लाइक कर दें भाई, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग लाइक करो, ठीक है, और क्लास को पूरा देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस क्लास में से आपके पेपर में देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। PYQ सारे कर लेना भाई, जितने बच्चे सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो PYQ भी पढ़ लेना, ठीक है, PYQ जरूरी है, PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पाठ्य योजना की मुख्य 2 विशेषताएं लिखिए। तो पाठ्य योजना की मुख्य 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, ठीक है। 2 या 3 नंबर में पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन। तो स्पष्ट उद्देश्य, पहले क्या है, स्पष्ट उद्देश्य, यानी कि पाठ्य योजना में यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहता है। दूसरा, संगठित शिक्षण प्रक्रिया, इसमें पढ़ाने की प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है, जिससे पढ़ाई क्या होती है, आसान हो जाती है, ठीक है। उदाहरण से समझें और इसे, यदि शिक्षक विज्ञान का पाठ पढ़ा रहा है तो वह पहले परिचय देगा, फिर समझाएगा और अंत में अभ्यास कराएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण का अर्थ आपको बताना है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचार और सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है संप्रेषण। यानी कि आप लोग एक दूसरे 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, वहाँ पे आप लोग बातचीत करते हैं, अपनी सूचनाओं को उन्हें देते हैं, भावनाओं को उनसे वो शेयर करते हैं, वो अपनी भावनाएं आपको शेयर करते हैं, यानी बातचीत करते हैं। जो भी आप 2 या 2 से अधिक लोगों से बातचीत करते हैं वो सब क्या होता है, संप्रेषण होता है, ठीक है। आप इसे बना के भी लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना, ठीक है, विद्यार्थी का प्रश्न पूछ रहा है, ये दोनों संप्रेषण के ही उदाहरण है। संबंधित विषय कम्युनिकेशन स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शैक्षिक नेतृत्व की परिभाषा लिखिए। शैक्षिक नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय का प्रधानाचार्य या नेता शिक्षकों और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करके शिक्षा के उद्देश्यों को क्या करता है, पूरा करता है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कार्य होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मुख्य कार्य विद्यालय का सही संचालन करना होता है, शिक्षकों का मार्गदर्शन करना होता है, छात्रों के विकास के लिए कार्य करना, ठीक है। उदाहरण समझे, जब प्रधानाचार्य विद्यालय की पढ़ाई, अनुशासन और गतिविधियों को सही दिशा में चलाते हैं तो इसे शैक्षिक नेतृत्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक समानता किसे कहते हैं। शैक्षिक समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा के अवसर और सुविधाएं मिलें, ठीक है। थोड़ा विस्तार से समझेंगे इसे और अच्छे से। जैसे किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव ना हो, सभी को स्कूल, किताबें, शिक्षक और सुविधाएं बराबर मिले, हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके, ठीक है। उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे लड़का और लड़की दोनों को समान पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं, गरीब बच्चों को मिड डे मील, फ्री किताबें देना, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। आपको बस नोट्स ले लो भाई, नोट्स और पढ़ लेना आप यार, नोट्स पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी रहती है तो हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपकी सारी सब्जेक्ट कवर हो जाएं। फिर भी आपको नोट्स पढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, और भी एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह एक ही चीज़ पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया के सभी देशों का आपस में जुड़ना, एक दूसरे के साथ ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी इंडिया की चीज़ें अमेरिका भेजना, अमेरिका के लोग यूज़ करें, अमेरिका की चीज़ें अपने इंडिया में यूज़ करी जाएँ, तो वो सारी जो भी आपसी देशों में जो भी वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। आप इसे अच्छे से समझेंगे
तो आसानी से समझ आएगा। बस समझाने की ज़रूरत ही नहीं, हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज रखी है नोट्स में, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। थोड़ा और समझा इसे। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। क्या है? ग्लोबल विलेज बन जाती है। शिक्षा, तकनीकी और जानकारी तेज़ी से फैलती है, एक दूसरे देश सीखते हैं। ठीक है, किससे? वैश्वीकरण से। तो इसमें क्या है, देखें आप, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विदेश में पढ़ाई करना, विदेशी किताबें और तकनीक का उपयोग करना, यूट्यूब से दुनिया भर की जानकारी सीखना, ये सब किसके कारण हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके लिए आयोजित किया जाता है? सेवाकालीन प्रशिक्षण है वो किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो आपको बताना है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित किया जाता है। जो कार्यरत शिक्षक होते हैं यानी इन सर्विस वाले होते हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और समझे पॉइंट के माध्यम से, जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई नई शिक्षण विधियाँ सिखाई जाती हैं, उनकी योग्यता और ज्ञान को बढ़ावा जाता है। ठीक है, बढ़ाया जाता है। उद्देश्य देख सकते हैं इसके आप, शिक्षण को आधुनिक और प्रभावी बनाना, नई तकनीक जैसे स्मार्ट क्लास सिखाना, नई पाठ्यक्रम की जानकारी देना। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर या डिजिटल बोर्ड का प्रशिक्षण या नई शिक्षा नीति NEP की जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शालेय नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? भाई सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है ये, शालेय नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो शालेय नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह विद्यालय को सही दिशा देता है और शिक्षा की क्या करता है? गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो यहाँ पे मुख्य बिंदु इसके देख सकते हैं, विद्यालय का सही संचालन, शिक्षकों का मार्गदर्शन और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, जब प्रधानाचार्य सही योजना बनाते हैं तो पढ़ाई बेहतर होती है। अच्छे नेतृत्व से स्कूल में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमुख कार्य बताइए। जिला शिक्षा अधिकारी होता है, उसके कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी के मुख्य कार्य यानी कि DEO बोलते हैं इसे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके जो मुख्य कार्य है वो देखेंगे, पॉइंट के माध्यम से विद्यालयों का निरीक्षण करना। ठीक है, यानी स्कूलों की स्थिति और पढ़ाई की जांच करना, शिक्षकों की नियुक्ति व नियंत्रण यानी कि शिक्षकों की भर्ती और कार्य की निगरानी, शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन यानी सरकारी योजनाओं को लागू करना। ठीक है, चौथा देखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना यानी परिणाम और पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाना, स्कूलों का दौरा करना, रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजना। ये एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समावेशी शिक्षा। काफ़ी बार देखो रिलेटेड है, अगर आपने फर्स्ट ईयर किया होगा तो इसमें देखो फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए आपको सारी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है ये आपको बतानी। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को, या बच्चा गरीब हो, अमीर हो, जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को एक ही साथ बैठाकर, चाहे कोई ऊंची जाति का हो, चाहे कोई नीची जाति का हो, चाहे जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हों, सभी को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा में जो शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, सबको मिलाकर एक साथ शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। जैसे कुछ पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, हर बच्चे को समान महत्व दिया जाता है, किसी को अलग नहीं किया जाता है, शिक्षक सभी के अनुसार पढ़ाने का तरीका अपनाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, समान अवसर, भेदभाव रहित शिक्षा, सहयोग और सम्मान। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं, एक ही कक्षा में सामान्यतः और दिव्यांग बच्चे साथ पढ़ते हैं, शिक्षक अलग अलग तरीके से समझाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। कक्ष प्रबंधन में आपको शिक्षक की भूमिका देखनी, तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो कौन कौन सी आप देखेंगे यहाँ पे,
मुख्य बिंदु के माध्यम से समझेंगे। अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण को रोचक बनाना, सभी छात्रों पर ध्यान देना, सकारात्मक वातावरण बनाना, समय का सही उपयोग करना। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। शिक्षक बच्चों को शांत और ध्यान से बिठाकर पढ़ाता है, खेल खेल में पढ़ाई कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है भाई। बदलाव प्रबंधन को 3 वाक्यों में समझाइए। बदलाव प्रबंधन को आपको 3 वाक्यों में समझाना है। पहले देखते हैं बदलाव प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। तो बदलाव प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था या स्कूल में नए बदलावों को सही तरीके से लागू किया जाता है। इसमें लोगों को बदलाव के लिए तैयार करना, उन्हें समझाना और सहयोग देना शामिल होता है। उदाहरण के लिए अगर स्कूल में नई पढ़ाने की तकनीक लाई जाती है तो शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर बदलाव सफल बनाया जाता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ें, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ें, नोट्स परचेज कर लें, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक नेतृत्व के 3 उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य देखेंगे, संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और लक्ष्य प्राप्त करना होता है। कर्मचारियों शिक्षकों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना, अनुशासन बनाए रखना और कार्य गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ठीक है, उदाहरण देखें, स्कूल का प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों को मिलाकर योजना बनाता है ताकि पढ़ाई कैसी हो सके, बेहतर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आवश्यकता लिखिए। आपको लिखना है कि विषयगत क्षेत्र में शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आपको आवश्यकताएं लिखनी है। तो आंसर देखते हैं, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि पढ़ाई लिखाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके। यह शिक्षक को सही तरीके से पढ़ाने में, नई विधियों को अपनाने में और विद्यार्थियों की ज़रूरत समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक अच्छा शिक्षक अलग अलग छात्रों के स्तर के अनुसार पढ़ाता है जिससे सभी विद्यार्थी सीख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दल तैयार करने की 3 सावधानियां लिखिए। दल तैयार करने की आपको 3 सावधानियां, दल यानी कि टीम। ठीक है, दल यानी टीम बनाते समय सभी सदस्यों की योग्यता और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। टीम में आपसी सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए और स्पष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं आप, यदि स्कूल में एक प्रोजेक्ट टीम बन रही है तो हर छात्र को उसकी रुचि के अनुसार काम दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्यालय में छात्रों के क्या उत्तरदायित्व हुए हैं, समझाइए। तो विद्यालय में छात्रों के क्या उत्तरदायित्व होते हैं ये आपको समझाना है। तो विद्यालय में छात्रों के कई महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे समझाएंगे पॉइंट के माध्यम से। नियमित रूप से स्कूल आना और पढ़ाई में ध्यान देना, शिक्षकों का सम्मान करना और अनुशासन बनाए रखना, स्कूल की संपत्ति की देखभाल करना, सहपाठियों के साथ सहयोग और अच्छा व्यवहार रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छात्र समय पर होमवर्क पूरा करें और कक्षा में ध्यान से पढ़े जाए, उनका कर्तव्य है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर नवोदय विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको 4 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली विशेषता है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। कौन? नवोदय विद्यालय। ठीक है, इसमें छात्रावास हॉस्टल की सुविधा होती है। आपको नवोदय विद्यालय के बारे में लिखना है, उसकी 4 विशेषताएं लिखनी है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्यों के छात्रों का आदान प्रदान होता है इसमें। ठीक है, नई शिक्षा यानी कि उदाहरण देखेंगे, एक राज्य का छात्र दूसरे राज्य में जाकर पढ़ता है जिससे वह नई संस्कृति क्या करता है, सीखता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इजी लैंग्वेज है। आप नोट्स परचेस कर लो, आपने नोट्स नहीं लिए तो जो भी बच्चा लेना चाहता है तो मैं नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40
287281 आपके ऊपर आप लेना चाहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपकी मर्जी, आप ले चाहे मल्टीपल नोट्स। ठीक है, नोट्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, अच्छे समझ में आएगा आपको और आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समूह नेतृत्वकर्ता की विशेषताएं लिखिए। जो समूह का नेतृत्व करता है उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है, यानी समूह लीडर की, यानी ग्रुप लीडर। ग्रुप लीडर होता है उसकी आपको विशेषताएं बतानी कि ग्रुप लीडर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा समूह नेता में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन सी? नेतृत्व क्षमता और सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा संवाद यानी कि कम्युनिकेशन कौशल होना चाहिए। समस्या समाधान करने की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण देख सकते हैं आप। कक्षा का मॉनिटर सभी छात्रों को शांत रखता है और शिक्षक की मदद करता है, यह अच्छा नेतृत्व दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिखिए, यानी योजना बनाने और उसे लागू करने की क्षमता, अनुशासन बनाए रखना और नियमों का पालन करना होना चाहिए। कर्मचारियों शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार और समन्वय होना चाहिए। प्रशासनिक नेतृत्व की विशेषताएं लिख रहे हैं हम, तो समस्या आने पर सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, प्रधानाचार्य स्कूल की समय सारणी बनाकर सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें शिक्षक शिक्षा का आवश्यकता क्यों है। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ये आपको लिखना है। तो शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षक अपने काम को सही, प्रभावी और आधुनिक तरीके से कर सकें। ठीक है, इसके जो मुख्य कारण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छी शिक्षण विधियाँ सीखने के लिए शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसे समझाया जाए। उदाहरण के तौर पर गणित को खेल या गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, बाल मनोविज्ञान समझने के लिए हर बच्चा अलग अलग होता है, इसकी सोच और सीखने की गति भी अलग अलग होती है, यानी कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं तो कुछ बच्चे अधिक समय लगाते हैं सीखने में। ठीक है, तीसरा देखें अनुशासन और कक्षा प्रबंधन, यानी शिक्षक को कक्षा को शांत और व्यवस्थित रखना आना चाहिए, यानी शोर करने वाले बच्चों को समझाकर पढ़ाई में लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखें नई तकनीक का उपयोग, यानी कि आजकल पढ़ाई में स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट आदि का उपयोग होता है, जैसे वीडियो के माध्यम से विज्ञान पढ़ाना। व्यक्तिगत विकास, यानी शिक्षक का व्यवहार बच्चों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार बच्चों पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। तो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो शिक्षकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शिक्षकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन कौन सी भूमिका यहाँ पे आप देखेंगे। प्रशिक्षण देना, यानी नई नई शिक्षण विधियाँ सिखाना है। उदाहरण के तौर पर कार्यशाला का आयोजन, नई जानकारी देना, यानी कि शिक्षा में हो रहे बदलावों से परिचित कराना। तीसरा देखें कौशल विकास, यानी शिक्षकों की पढ़ाई की क्षमता बढ़ाना। माइक्रो टीचिंग जैसे समस्या समाधान, यानी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना। अनुसंधान को बढ़ावा देने, शिक्षा में सुधार के लिए शोध करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो भी हम आपको करा रहे हैं, बस हम शॉर्ट में करा रहे हैं ताकि आप इन्हें समझें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो सेवार्थ शिक्षक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेवापूर्व शिक्षक, सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या कमियां हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की क्या कमियां हैं। तो सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण में कुछ कमियां होती हैं, तो वो आपको कमियां बतानी। प्री सर्विस ट्रेनिंग की कमियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे कमियां लिखी गई हैं। तो
अधिक सैद्धांतिक ज्ञान यानी व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान कम मिलता है। केवल किताबों से पढ़ना सिखाया जाता है। स्कूल अनुभव की कमी यानी असली कक्षा का अनुभव कम मिलता है। पुराने तरीके यानी नई तकनीक और आधुनिक तरीकों का अभाव रहता है। कम समय यानी प्रशिक्षण का समय कम होता है। व्यक्तिगत ध्यान की कमी यानी सभी प्रशिक्षुओं पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट बोलते हैं, तो उसके हमको क्या लिखने हैं? कार्य लिखने हैं। ठीक है, डाइट के क्या कार्य होते हैं वो आपको लिखने हैं। डाइट की फुल फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट की फुल फॉर्म होती है। जिले स्तर पर शिक्षा सुधार के लिए काम करता है। कौन? डाइट। ठीक है, तो डाइट के यहाँ पे कार्य आपको लिखने, तो डाइट के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। इनको आइडिया लग जाएगा आपको, आप इन्हीं पॉइंट के आधार पर लिख सकते हैं जितना चाहे, शब्द के अकॉर्डिंग, शब्द सीमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना आप लिख सकते हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण, प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। शिक्षा में सुधार यानी पढ़ाई के स्तर को बेहतर बनाना है। शोध कार्य यानी कि शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर अध्ययन करना है। डाइट के कार्य है जी शैक्षिक सामग्री बनाना यानी किताब और शिक्षण सामग्री तैयार करना। नवीन प्रयोग यानी नई शिक्षण विधियां अपनाना। गांव के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो विद्यालय में संसाधनों का सही उपयोग जरूरी है ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। अब इसकी हम देखेंगे आवश्यकता। ठीक है, तो आवश्यकताएं देखेंगे। तो पहला पॉइंट कह रहा है संसाधनों का सही उपयोग, यानी कि उपलब्ध चीज़ों का सही तरीके से उपयोग कराना आना चाहिए, यानी किताबें, लैब, कंप्यूटर आदि। समय की बचत यानी सही प्रबंधन से समय बचता है। बेहतर शिक्षा यानी कि अच्छा वातावरण बनने से बच्चे क्या करते हैं? बेहतर सीखते हैं। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना यानी सभी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। मानव संसाधन का सही उपयोग यानी शिक्षकों और स्टाफ का सही काम में उपयोग। ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला का सही समय पर उपयोग करना, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व आपको लिखने हैं। ठीक है, तो विद्यालय में शिक्षक के कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। तो कौन कौन से उत्तरदायित्व आपको यहाँ पे लिखने हैं? यानी कि पढ़ाना, टीचिंग यानी बच्चे को सही और स्पष्ट ज्ञान देना। अनुशासन बनाए रखना यानी कक्षा में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तीसरा, मार्गदर्शन करना यानी बच्चों को सही दिशा दिखाना, उदाहरण करियर सलाह देना आदि। ठीक है, तो ये एक शिक्षक के दायित्व है जो कि एक विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय में शिक्षक के उत्तरदायित्व में एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए वो सारी चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, मूल्य शिक्षा देना, मूल्य यानी अच्छे संस्कार सिखाना। मूल्यांकन करना यानी बच्चों की परीक्षा लेना और प्रगति देखना कि बच्चे कहाँ से कब तक सीख रहे हैं। अभिभावकों से संपर्क यानी बच्चों की जानकारी माता पिता को देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाला प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है? शाला प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो शिक्षक शाला यानी कि स्कूल, शाला किसे बोलते हैं? स्कूल को बोलते हैं। तो शिक्षक शाला प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वह केवल पढ़ाने का काम नहीं करता है बल्कि स्कूल को सही तरीके से चलाने में भी मदद करता है। ठीक है, शाला प्रबंधन, तो यहाँ पे इसकी मुख्य भूमिकाएं देखेंगे शाला प्रबंधन की। शिक्षण कार्य यानी शिक्षक बच्चों को विषयों का ज्ञान देता है और उन्हें समझने में मदद करता है। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखना शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तीसरा देखें छात्रों का मार्गदर्शन यानी शिक्षक बच्चों को सही रास्ता दिखाता है और उनके व्यक्तित्व का विकास करता है। अभिभावक से संपर्क यानी शिक्षक माता पिता से बात करके बच्चों की क्या करता है? प्रगति बताता है।
स्कूल गतिविधियों में भाग, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में सहयोग करता है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को समय पर होमवर्क करवाता है, अनुशासन सिखाता है और स्कूल के कार्यक्रमों में उनका मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम के सिद्धांत लिखिए। कक्षागत बहुस्तरीय अधिगम के आपको क्या लिखने हैं? सिद्धांत लिखने हैं। ठीक है, तो बहुस्तरीय अधिगम का मतलब है कि एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाना। ठीक है, तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो बच्चों की क्षमता के अनुसार शिक्षण, यानी हर बच्चा अलग होता है इसलिए उसी अनुसार पढ़ाना चाहिए। समूह बनाकर पढ़ाना, बच्चों को उनके स्तर के अनुसार समूह में बांटना। सरल से कठिन की ओर, यानी पहले आसान चीज़ें सिखाना फिर कठिन चीज़ें सिखाना। ठीक है, तो ये मुख्य सिद्धांत हैं इसके। सक्रिय भागीदारी, बच्चों को पढ़ाई में शामिल करना यानी प्रश्न पूछना, गतिविधियां करवाना आदि चीज़ें, और निरंतर मूल्यांकन, समय समय पर बच्चों की प्रगति देखना। ठीक है, बच्चों ने अब तक कितना सीखा, क्या सीखा, ये मूल्यांकन से ही पता लगा सकते हैं आप। एक कक्षा में कुछ बच्चे तेज और कुछ कमज़ोर, तो शिक्षक अलग अलग समूह बनाकर अलग स्तर का कर देता है। ठीक है, अलग अलग स्तर का कार्य देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली विशेष योजना कौन सी है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली विशेष योजना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। तो वो कौन कौन सी योजना आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी लाडली लक्ष्मी योजना आती है, बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी जाती इस योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद गाँव की बेटी योजना, ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को आगे पढ़ने के लिए सहायता दी जाती है। साइकिल वितरण योजना, स्कूल जाने के लिए साइकिल दी जाती है। छात्रवृत्ति योजना, यानी पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या होता है, बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी गांव की लड़की दूर स्कूल जाती है तो उसे साइकिल दी जाती है ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सके। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं के बारे में लिखिए। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी जो विभिन्न योजना उनके बारे में आपको लिखना। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना होता है। जिससे मुख्य इसकी जो योजना है वो यहाँ पे आप पढ़ेंगे पॉइंट के माध्यम से, तो समझेंगे। भाई क्लास को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है, लाइक करो। ठीक है, मुफ्त शिक्षा और किताबें, तो इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और पुस्तकें दी जाती हैं। मिड डे मील योजना, यानी स्कूल में बच्चों को भोजन दिया जाता है। शिक्षकों की नियुक्ति, यानी पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। स्कूल भवन सुविधाएं, यानी स्कूलों में कमरे, शौचालय आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, बालिकाओं शिक्षा पर जोर देना, बालिका शिक्षा पर जोर देना, यानी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए विशेष प्रयास करना। ठीक है, एक गरीब परिवार का बच्चा स्कूल में मुफ्त किताबें और खाना पाकर पढ़ाई जारी रखता है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी बच्चे हैं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और रखें, और भी आगे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखने के लिए। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लो, अभी तक नहीं किए हैं आप लोगों ने। यहाँ पर नंबर दिया गया है 72 40 28 72 81। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सरल और आसान भाषा में लिखे गए नोट्स हैं, इजी नोट्स हैं, और आप नोट्स परचेस कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारी सी कमेंट और शेयर कर देना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।